सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अचीव फिजिक्स पे। आज हम क्लास 12th के चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड्स या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो वो चार्ज का प्रॉपर्टीज कैसा होता है। मतलब अगर एक चार्ज एक जगह पे खड़ा है तो वो दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इन सारे कंसेप्ट्स को हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक चार्जेस से। आइए समझते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज का मतलब होता है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर due to which it experiences attractive and repulsive force। मतलब किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को फील कर सके उसको बोलते हैं हम लोग चार्ज। जैसे एक इंसान का प्रॉपर्टी जिसके वजह से उसको लाइक या डिसलाइक किया जा सकता है, वैसे ही किसी मैटर का प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो दूसरा कोई मैटर उसको अट्रैक्ट करे या तो रिपेल करे, उस प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। ठीक है, चार्ज हम लोग डिनोट करते हैं। चार्ज इज डिनोटेड बाय Q। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब समझिए चार्ज दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा बात करें कि देयर आर देखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल बेसिक बात है ये कि आपने पहले भी सुना होगा कि दो प्रकार का चार्ज ही होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को हम लोग नाम देते हैं प्रोटॉन्स, जिसको P+ पॉजिटिव बोलते हैं। आपने सुना होगा प्रोटॉन्स के बारे में। प्रोटॉन्स जो है एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करता है। एटम अगर एक है, मान लीजिए यह हमारा एटम है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होता है। तो प्रोटॉन्स यहां पे रहता है अंदर में। अच्छा, अब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग E- इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम्स के कहीं इस वाले भाग में रिवॉल्व कर रहा होता है। मतलब बाहर में इलेक्ट्रॉन्स होता है और अंदर में न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि हाउ डू अ बॉडी अटेन चार्जेस। कोई बॉडी चार्ज को कैसे अटेन करता है। मान लीजिए
मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, मान लीजिए मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल से मेरे कहने का मतलब क्या है? न्यूट्रल मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज भी होगा। दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी, दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी। अब समझिए, अगर इस न्यूट्रल बॉडी से मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दूं, अगर इस न्यूट्रल बॉडी से मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दूं, तो समझिए जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन्स था, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव था, इसीलिए ये न्यूट्रल था। लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, इलेक्ट्रॉन्स निकला है मतलब नेगेटिव चार्ज बाहर निकला है। इस बॉडी में से नेगेटिव चार्ज 2 ठो हम बाहर निकाल लिए, लेकिन पॉजिटिव तो अभी भी उतना ही है। मतलब इस बॉडी में प्रोटॉन्स अभी भी 7 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गया है 5। अब कौन ज्यादा है? प्रोटॉन्स ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है नेगेटिव चार्ज से। इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में प्रोटॉन्स जो है यहां पे ज्यादा है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे बॉडी कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। एट द सेम टाइम हम आपको और एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, मान लीजिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिए, ठीक है, एग्जाम्पल है बस, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिए। तो अब अगर इस बॉडी में 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिए हैं तो समझिए पहले 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रल था। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद इसमें प्रोटॉन्स तो अभी भी 7 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ करके 7 से हो जाएगा 10, क्योंकि पहले 7 था, 3 और बढ़ा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज डाले तो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन्स कम है, तो मतलब ये बॉडी कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। देखिए ये बिल्कुल बेसिक है इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाते बढ़ाते अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तक और अच्छे लेवल के कंसेप्ट तक भी जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है इस चैप्टर का, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल बात है कि अगर एक न्यूट्रल बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते, इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे से बाहर निकल जाएगा, नेगेटिव चार्ज बाहर निकल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा बॉडी, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनिट ऑफ चार्जेस, तो अगर मैं बात करूं SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है आपका कूलम। आपने 10th क्लास में भी इसे पढ़ा होगा। SI यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम। नया जानने वाला बात यह है कि CGS यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है स्टैट कूलम। CGS यूनिट होता है स्टैट कूलम। SI यूनिट होता है कूलम और CGS यूनिट होता है स्टैट कूलम। बात करेगा डायमेंशंस का, तो एक बात समझिए, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। क्लास 10th का फॉर्मूला है ये, इसको क्लास 10th में यूज करते थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। Q यहाँ पे चार्ज है तो ऐसा लिखा जा सकता है Q इक्वल्स टू आई टी। अब एक बात बताइए, ये दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, तो Q इज इक्वल टू इसका डायमेंशन I का डायमेंशन हो जाएगा A क्योंकि करंट है, और टाइम का डायमेंशन हो जाएगा T, तो चार्ज का डायमेंशन बन गया AT। यही है डायमेंशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल्स टू AT। अच्छा,
अब अगर बात करें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो बिल्कुल बराबर होता है बट पॉजिटिव होता है, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि यहाँ माइनस क्यों लगा, ये माइनस ये बता रहा है कि चार्ज बहुत छोटा है, इसका मतलब ये वाला माइनस इसका नेगेटिव नेचर को नहीं बता रहा है, ये वाला माइनस बता रहा है कि चार्ज का वैल्यू बहुत छोटा है, 0 से भी कम है। नेक्स्ट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लेस as compared to mass of प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रोटॉन्स के मास के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। जैसे देखिए, हमने यहाँ बताया था आपको कि प्रोटॉन्स अंदर में रहता है कहीं, और एटम का पूरा मास जो है वो बस इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से हम लोग मास कंसीडर, इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं एटम के मास में। तो देखिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लेस एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। कितना होता है भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 3.1 इंटू 10⁻⁻, सॉरी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये होता है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि स्केलर और वेक्टर, ये पहला प्रॉपर्टी आप बोल सकते हैं कि चार्जेस आर ऑफ एडिटिव नेचर। देखिए, चार्जेस एडिटिव नेचर का होता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, स्केलर और वेक्टर, चार्जेस जो होता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी। मतलब स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि उनको डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई भी एंगल देखने का जरूरत नहीं है। वह सेम टाइम पे अगर वेक्टर क्वांटिटीज का हम बात करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटीज को डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल को कंसीडर करना पड़ता है हमें। तो वही मैं बता रहा हूं कि चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब दे कैन बी एडेड डायरेक्टली। दे कैन बी एडेड डायरेक्टली। चार्जेस स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए चार्जेस को बहुत ही आराम से डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे, तो मान लीजिए ये मेरे पास एक रैंडम बॉडी है और इस रैंडम बॉडी में लेट्स से +Q1 चार्ज, +Q2 चार्ज, -Q3 चार्ज, +Q4 चार्ज, ऐसा कुछ है। तो अगर मैं बात करूं इसके टोटल चार्जेस का, Q टोटल, अगर मैं बात करूं Q टोटल का, तो ये हो जाएगा Q1 + Q2 माइनस, या फिर ऐसे लिखें +-Q3 + Q4। मतलब आप अगर टोटल चार्ज किसी भी बॉडी का निकालना है तो डायरेक्टली साइन के साथ सबको ऐड कर दीजिए, टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं चार्ज इज ऑफ एडिटिव नेचर, इट कैन बी एडेड डायरेक्टली क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट, चार्जेस आर ट्रांसफरेबल। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि चार्जेस नेगेटिव या पॉजिटिव, बॉडी जो है नेगेटिव या पॉजिटिव, देखिए बॉडी जो है ये नेगेटिव या पॉजिटिव कब हो रहा है? जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। हाँ, याद रखिएगा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोटॉन्स ट्रांसफर नहीं होता है।
अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, और अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। ठीक है, अब आइए यहां पे समझते हैं। हाँ, चार्जेस आर ट्रांसफरेबल, वही मैंने जो बताया अभी कि चार्जेस या फिर इलेक्ट्रॉन्स can be easily transferred from one body to another body। चार्जेस को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में बड़े ही आराम से ट्रांसफर किया जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, सेम टू सेम बात जो हुआ था। अच्छा, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। इसका मतलब है कि वी कैन नॉट ट्रांसफर fractional electrons from one body to another। हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कभी भी फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सर क्या मतलब फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन्स का, समझिए। मान लीजिए मेरे पास यहां एक बॉडी है और यहां दूसरा बॉडी है, दोनों न्यूट्रल है, दोनों बॉडी न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, ये दोनों का दोनों बॉडीज जो है वो न्यूट्रल है। अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें से लेट्स से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे इसमें ट्रांसफर हुए, इस बॉडी से इस बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तो मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकला। ये जो बॉडी है, इसको लाल से ही लिख देते हैं, ये जो बॉडी है इट लूज्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है इसका मतलब कैसा बना होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब कैसा बना होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाला है अपने में से, और ये बॉडी गेन किया है इलेक्ट्रॉन्स को, गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये बॉडी कैसा हुआ होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड हुआ होगा। ठीक, लेकिन सर क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है, अब समझिए। मैं ये कह रहा हूं चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर सकते हैं वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। फ्रैक्शन का इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो सकता। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 3 ट्रांसफर हो सकता है, 5 ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन 5.2 इलेक्ट्रॉन्स कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता। वही मैं कह रहा हूं कि चार्जेस जो है वो क्या है, चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। हमेशा जो चार्जेस है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स है, वो आपका हमेशा होल नंबर में ट्रांसफर हो सकता है। मैं लिख देता हूं यहां पे कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड from one body to another body in whole number। इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ होल नंबर में ट्रांसफर हो सकता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। अच्छा, अब इन इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू का अगर मैं बात करूं कि कितना चार्ज होगा, तो अमाउंट ऑफ चार्ज का अगर मैं बात करूं कि जाहिर सा बात है
कि ये बॉडी लूज किया, ये बॉडी गेन किया, तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो चार्ज कितना है इन बॉडीज पे, इस बॉडी पे कितना चार्ज है, इस बॉडी पे कितना चार्ज है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज का फॉर्मूला बनता है Q इक्वल्स टू NE। अब सर क्या होता है Q इज इक्वल टू NE? Q यहां पे है आपका टोटल चार्ज, N यहां पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और E जो है वो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए होते तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो जाता इसका और इसका। अगर दो ट्रांसफर किए होते तो 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगर 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए होते तो 5 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाता। ठीक है, अब यहां का अगर बात करें एग्जाम्पल, तो यहां इस केस में दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू N, मतलब आपका यहां समझिए N का वैल्यू 2 हो जाएगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वाला ये वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है। देखिए इसके पास अगर मैं बात करूं, ये बॉडी तो पॉजिटिवली चार्ज हुआ, तो इसके पास आया प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसके पास जो चार्ज आया होगा Q इज इक्वल टू माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये प्लस और माइनस क्यों आया? क्योंकि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो इसके पास सेम चार्ज आया लेकिन पॉजिटिव, और इसके पास सेम चार्ज आया लेकिन नेगेटिव, माइनस। बस यही ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे ये प्लस माइनस का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि प्लस माइनस NE होगा। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो उसके आगे प्लस लगा देंगे NE, और कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो उसके आगे माइनस लगाएंगे NE, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, N इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। दोनों चार्जेस अटेन किया होगा, इसके पास भी कुछ चार्ज आया होगा, इसके पास भी कुछ चार्ज आया होगा। इसके पास कितना आया होगा? प्लस NE, इसके पास कितना होगा? माइनस NE, बस इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको एक बताता हूं, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस से पहले, कि चार्जेस आर always associated with mass। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे बोर्ड्स में और कॉम्पिटिटिव्स में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। चार्जेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। आइए देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, लेट्स से मेरे पास एक बॉडी है, ये न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, न्यूट्रल बॉडी है मेरे पास। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इन दोनों ही केसेस में इसका मास चेंज होगा। हम अभी मान के चल रहे हैं कि इस बॉडी का इनिशियल मास है m0। ठीक है, अब समझिए, लेट्स से ये बॉडी n इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉडी से रिमूव कर दिए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी से रिमूव कर दिए। तो समझिए, बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाले
तो इसका मतलब इसका मास घट गया होगा पहले से। पहले m0 मास था, अब इसमें से कुछ बाहर निकाल लिए हैं हम, तो इसका मास घटा होगा पहले से। समझ आ रहा है? तो इसीलिए मैं कहा कि चार्जेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, कि भले थोड़ा सा ही सही, बहुत माइनर ही सही, लेकिन चार्ज गेन या लूज करने से बॉडी के मास में चेंजेस आता है। अब समझिए कि अगर यहां पे n इलेक्ट्रॉन्स ये लूज किया होगा, तो जो नया बॉडी होगा आपके पास, यहां पे जो ये नया बॉडी है आपके पास, सबसे पहले तो इसके ऊपर जो चार्ज आया होगा Q इज इक्वल टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है मतलब ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकला तब ये बॉडी बना, मतलब ये बॉडी कैसा हो गया होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो प्लस Ne इसका साइन फॉर्मूला होगा, कितना चार्ज है इसके पास, प्लस Ne, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है। ठीक है, अब मास का अगर बात करें कि मास ऑफ द फाइनल बॉडी, तो मास फाइनल इज इक्वल टू m0, पहले का जो मास था उसमें से कुछ मास माइनस होगा, कितना, मास ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनस होगा उसमें से, मतलब इसका मास थोड़ा कम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मास हमेशा एसोसिएटेड होता है चार्जेस के साथ। अब आइए, अगर मान लीजिए कि ये बॉडी गेन किया होता, फिर क्या होता? अगर मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन्स ये बॉडी जो है वो गेन किया होता, n इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर लाया होता, तो गेन करने पे सबसे पहले तो अगर गेन किया है तो इसका जो चार्ज होगा वो होगा -Ne। -Ne मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो नेगेटिव चार्ज हो गया होगा, कितना नेगेटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया उतना इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, मास, अब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका मास बढ़ा होगा कि घटा होगा, जाहिर सा बात है बढ़ गया होगा मास, तो मास फाइनल इस केस में हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू m0, पहले जो मास था, प्लस मास ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझिए कि मास भी घटता बढ़ता है, भले थोड़ा सा ही सही, लेकिन मास में भी कुछ चेंजेस आता है जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या गेन करे। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस क्या होता है समझिए। देखिए, इंटरेक्शन मतलब ये बहुत आसान है कि लाइक चार्जेस, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक चार्जेस ऑलवेज repel and unlike charges always attract। भाई लाइक मतलब क्या होता है? लाइक चार्जेस मतलब नेगेटिव नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव हो, ये सब हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेगा। और अनलाइक चार्जेस मतलब नेगेटिव पॉजिटिव हो या फिर पॉजिटिव नेगेटिव हो, ये अनलाइक चार्जेस मतलब उल्टा चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। आपको अगर यहाँ समझना है तो ये समझ लीजिए कि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करेगा और अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, चार्जेस आर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट से क्या कहना है? इनवेरिएंट का मतलब होता है कि देखो, कोई भी बॉडी, ऐसे समझिए कि व्हेन एवर अ बॉडी इज मेड टू मूव with speed of light, whenever a body is made to move with speed of light, some of its parameter changes. Some of its पैरामीटर चेंजेस। समझिएगा थोड़ा, जब भी किसी बॉडी को
लाइट के स्पीड से मूव कराते हैं तो कुछ कुछ उसका पैरामीटर, मान लीजिए ये पेन को अगर मैं लाइट के स्पीड से फेंक दूं तो इसका कुछ कुछ पैरामीटर्स, कुछ कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएगा। जैसे इसका मास चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका लेंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ कुछ पैरामीटर चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल है मास, एग्जाम्पल है लेंथ। अब लेंथ चेंज होगा भाई तो एरिया भी बदल जाएगा, एरिया बदलेगा भाई तो वॉल्यूम भी बदल जाएगा। तो ये कुछ कुछ पैरामीटर्स चेंज हो जाता है अगर कोई बॉडी को लाइट के स्पीड से मूव करा दिया जाए। लाइट का स्पीड कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी बॉडी को अगर इस स्पीड से मूव करा दिया जाए तो ये कुछ कुछ पैरामीटर चेंज हो जाएगा। बट charge of that body always remains same। अगर किसी बॉडी को आप लाइट के स्पीड से मूव भी करा रहे हैं तो ये पैरामीटर्स, मास चेंज हो सकता है, लेंथ चेंज हो सकता है, एरिया चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन उस बॉडी का जो चार्ज है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल कि एक बॉडी है मेरे पास, मान लेते हैं इसके ऊपर 5 कूलम्ब चार्ज है और ये अभी रेस्ट पे है, ठीक है, और सेम बॉडी को मैं वेलोसिटी = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से भेज दिया, मूव करा दिया, मतलब लाइट के स्पीड से मूव करा दिया, तो भी इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो 5 कूलम्ब का ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि चार्जेस आर इनवेरिएंट, चार्जेस चेंज नहीं होता है। सारा पैरामीटर चेंज हो सकता है लेकिन चार्ज किसी बॉडी का चेंज नहीं होता है, जितना था उतना ही रहेगा। चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था। आइए एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बोल रहा है कि व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वुल, अ चार्ज ऑफ इतना, ये -2 × 10⁻⁷ कूलम इज डेवलप्ड ऑन पॉलीथीन, What amount is transferred to the polythene? अच्छा, ये बोल रहा है कि जब एक पीस ऑफ वुल को पॉलीथीन के साथ रब कर रहे हैं, लेट्स से ये मेरे पास एक कपड़ा है, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्लास्टिक को वुल के साथ रब कर रहा हूँ, ये पॉलीथीन है प्लास्टिक, इसको वुल के साथ रब कर रहा हूँ, तो जाहिर सा बात है दोनों में कुछ कुछ चार्ज आएगा। तो चार्ज कितना आएगा भाई, जाहिर सा बात है कि एक बॉडी चार्ज को लूज करेगा, दूसरा बॉडी चार्ज गेन करेगा। सर आपको कैसे पता कौन सा बॉडी लूज करेगा कौन सा गेन करेगा? देख भाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होगा, बाहर का इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होगा, जिसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन्स को अच्छा से पकड़ के नहीं रखा है, उसका इलेक्ट्रॉन्स जल्दी निकल जाएगा। मगर लेकिन जैसे अगर मैं इसमें घिसता हूं तो अगर मान लीजिए इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड है तो इसमें से निकल के इसमें चल जाएगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर इसका लूजली बाउंडेड है तो इसमें से निकल के इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो